नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं आपको या तो बातचीत करूंगा या थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजिकल बातों में जो कुछ बातें रहस्यमय पूर्ण हो जाती है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। फोन आ रहा है आपका? उदय, फोन आ रहा है आपका? पिछले बार हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया था कि राशि फल तो जो आप अपने से गिनते हैं या दूसरे लोग जो बताते हैं, वो एक राशि है और एक राशि करीब करीब 2.25 दिन तक चंद्रमा भोग करती है। लेकिन चंद्रमा एक नक्षत्र 24 घंटे तक ही भोग करती है। 24 घंटे और लेस। तो चंद्रमा से आप रोज का देख सकते हैं। यदि आप 2-2 घंटे का जानना चाहते हैं तो उसमें लग्न जोड़ दीजिएगा, तो अब लग्न के हिसाब से भी करना चाहे तो इवन आप 2-2 घंटे तक के अंदाज से आप कवर कर सकते हैं, यदि आप बुद्धि लगाइए तो। लेकिन सूरज से पहले देखना मैं जरूरी समझता हूँ। सूरज 14 दिन के लिए जरूर होते हैं एक नक्षत्र में, कम से कम, नहीं तो 15 दिन के लिए। इसलिए सूरज को हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं, सूरज के नक्षत्र को बड़का नक्षत्र, 14 दिन वाला नक्षत्र, और चंद्रमा को बोलते हैं छोटका नक्षत्र, 2 दिन वाला, 2.25 दिन वाला नक्षत्र। नेचुरली यदि आप सूरज के नक्षत्र के हिसाब से आप अपने को चेक कर पाए तो आप 14 दिन तक निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, सक्सेस, सारी चीजें ठीक हैं। अब इसके भीतर में आप चेक कीजिए कि हर दिन कैसा है, वो अलग। पहले तो ब्रॉडली इट इज ओके फॉर 15 डेज या 14 डेज, दिस यू गॉट इट। उसके भीतर आप एक एक दिन का चेक कर लीजिए। तो जिस दिन यदि लगता है कि खराब है, तो चूंकि सूरज ठीक है इसलिए चंद्रमा खराब है, तब भी बहुत खराब नहीं होगा। हाँ, सूरज भी खराब पड़ रहा है आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से, सूरज का नक्षत्र, और चंद्रमा भी खराब पड़ जा रहा है, देन यू आर इन प्रॉब्लम, देन यू हैव टू प्रे गॉड। मैं थोड़ा बताया, इसी में समझ लीजिए आपने क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज 1 तारीख है, 1 अगस्त, 31 दिन का महीना है ये। तो जैसा हमने कहा था कि जुलाई भी डेंजरस है, बहुत कुछ जुलाई महीने में पॉलिटिकल ड्रामा से लेकर के सोशल और धार्मिक सब कुछ हो गया गड़बड़। थैंक्स गॉड कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, इसमें किसी वीआईपी का संकट पड़ा हो वीआईपी को। लेकिन ये सेम चीज जो हमने कहा था कि वीवीआई के लिए देयर इज सम प्रॉब्लम, इट कंटिन्यूस अप टू अगस्त ऑल्सो। तो हमने ये कहा है अगस्त महीना फिर भी ये ठीक नहीं है। अगेन आई हैव गिवन 3x, 3 कट दिया, और इसमें संहिता का शब्द है रक्तेन पूरितः। खाली खून खराबा, मारपीट, ब्लड सेट्स वगैरह ये सब इत्यादि इत्यादि होता रहेगा। इट इज नॉट ओनली कि हर अगस्त में ऐसा होगा, ये ग्रह के स्थितियां जो हैं उसके हिसाब से इस बार का अगस्त भी रक्तेन पूरितः।
तो टोटल कुंडली देखनी पड़ती है सर। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उस चीज को थोड़ा आप समझिए कि जब मंगल, जिस महीने में मंगल जब बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से वो खून खराबा, मारपीट, अग्नि का तांडव और एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। अब मत बोलिए कि मंगल कैसे बहुत प्रभावशाली होंगे। जब तक आप पूरा इन डेप्थ स्टडी नहीं कीजिएगा तो हम सिर्फ शॉर्ट से नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन इतना ही कह रहा हूं कि जिस महीने में, चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, मंगल बहुत ज्यादा निगेटिव हो करके प्रभावी हो जाए तो उस रक्तेन पूरितः मर्डर, मारपीट, बहुत सारी चीजें, व्यभिचार, अतिचार, ये सारी चीजें होंगी। डेथ ऑफ वीवीआईपी, इसकी संभावना है। घात लगा करके 24 से 28 साल की उम्र के युवक तक जो लाल वस्त्र पहनते हों या बहुत दबंग हैं, उनके द्वारा अत्याचार किया जा सकता है समाज में, और ऐसा व्यक्ति वीवीआई के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यदि थोड़ी भी उसकी आंखें लाल हो जाती हो, हल्का सा बलिष्ठ है, पुट्ठ है, जिम जाने से जैसे तगड़ा शरीर होता है वैसा शरीर हो, उस तरह का व्यक्ति दुराचार, अनाचार, अत्याचार कुछ भी कर सकता है। तो जाति से हो सकता है वो क्षत्रिय समुदाय के भीतर का हो। तो समझें आप। तो उस तरह के व्यक्ति के द्वारा किसी भी वीवीआई के प्रति वो अपना रिवेंज निकाल सकता है इस अगस्त महीने तक, जो पिछले जुलाई से चला आ रहा है। और झगड़े भारतवर्ष के नॉर्थ के हिस्से में, नॉर्दर्न जोन, और साउदर्न जोन, साउदर्न पोर्शन में भी कुछ उत्पात की संभावना है। छेड़छाड़, बदमाशी अपने ही लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, नहीं तो विदेशी लोगों के द्वारा, विदेशी तत्वों के द्वारा, या विदेशी दूसरे देशों के द्वारा। अब जैसे एक बोल सकता हूँ, श्रीलंका की तरफ से या उधर से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। श्रीलंका से नहीं बोल रहा हूँ, उनके थ्रू या वहां से कोई आदमी गुजरता हुआ कुछ कर सकता है। नॉर्दर्न में तो बहुत जगह है जो जहां भारतवर्ष के दुश्मन लोग पड़े हुए हैं, तो दोनों क्षेत्र में भी चौकसी की जरूरत है। दूसरा, ये चौथी बात कि छत्रभंग की भी बात है। कोई राज का पतन हो जाए, मिनिस्ट्री टूट जाए, स्पेशली नॉर्थ और साउथ की ही बात बोल रहा हूँ, और वेस्टर्न इलाके की बात बोल रहा हूँ। वहां के सरकारों का पतन हो सकता है, और कुछ प्रशासनिक फेरबदल के कारण भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। मैं पूरे अगस्त महीने की बात बोल रहा हूँ। 5वें में झगड़े, जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा तीर्थ स्थानों में या धार्मिक स्थलों में होंगे, कराए जाएंगे। मैंने सुना भी है और मैं भी कहा हूं कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। दंगा कोई नहीं करना चाहता है, एक भी जेंटलमैन कोई भी दंगा करना नहीं चाहता है, कारण कि देशद्रोह है।
तो दंगे कराए जाते हैं, झगड़े कराए जाते हैं, ऐसी स्थिति दिखता है। और स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस में और जो तीर्थ स्थान है उन सब जगहों में, ताकि आकार बड़ा हो जाए। अग्निकांड की संभावना बहुत है। नेचुरल वे में अग्निकांड हो, बड़वा नल हो, दावा नल हो, चाहे समुद्र में आग लगे, नदियों में आग लगे, फोम के कारण, कुछ भी कारण के कारण सतह पर तेल फैल जाए और उसमें आग लग जाए, जंगलों में आग लग जाए, इसकी भी संभावना है। और जो जल के द्वारा हो रहा है वो तो अभी चल ही रहा है। ठीक, अंतिम है, कुछ दुर्घटनाएं वायु के क्षेत्र में भी हो सकता है, जिस प्लेन एक्सीडेंट या और भी तरह की कुछ चीजें जो वायुमंडल में हो सकती हैं, उस तरह के कुछ एक्सीडेंट संभव हैं। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है कहना, प्रिडिक्शन में भी दिक्कत होता है। आज जब से ड्रोन का आविष्कार हो गया है, तब से वायु क्षेत्र में उनका भी दबदबा है, उनके द्वारा भी कहीं कहीं उत्पात किया जा सकता है, उत्तरी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। और पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ सकते हैं, या कहूँ महंगाई बढ़ेगी। तो इतनी बातें हमने अगस्त महीना के लिए आपको कहा। जैसे साल भर की कुंडली बनती है ना, वर्ष कुंडली, एक साल, इस नए साल में क्या होने वाला है, अगले नए साल में, एक मिनट आ रहा हूं। उसी तरह से महीने की भी कुंडली बनाई जाती है। महीने की कुंडली बनाएंगे तो उसमें ये जो मैं बता रहा हूं, आप भी इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। जो बात मैं अभी मासिक इस चीज से जो बोल रहा हूं कि ये महीना कैसा जाएगा, तो भारतवर्ष की कुंडली को जैसे महीना प्रारंभ होता है, मतलब सूरज भगवान से ही होता है, तो उस समय की कुंडली बना लीजिए तो आप अंदाज लगा सकते हैं। है सरल, बुद्धि लगानी पड़ती है। और तीसरी बात कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स के अलावा कुछ संहिताएं पढ़नी पड़ेगी। बिना संहिता के पढ़े ये सब चीज का ज्ञान संभव नहीं है। तो 3 तारीख को सूरज चले जाएंगे 3:52 में, लगभग 4 बजे सूरज प्रवेश करेंगे 3 तारीख को आश्लेषा नक्षत्र में, और वहां 14 दिन जरूर रहेंगे। तो लगभग 17 अगस्त तक आप अपना एक सूरज के हिसाब से नक्षत्र को डाल करके, थोड़ा मैं बता दूंगा, अभी रिवाइज करा दूंगा, आप अपना समय जान लीजिए। उसके बाद डेली जो राशि फल देखते हैं उसको समझ करके अपना आप अपने 15 दिन का जो आपके एक्टिविटीज है उसको गाइड कर लीजिए। ऑफिस में कैसे रहेंगे, समाज में कैसे रहेंगे, घर में क्या स्थिति होगी, ट्रेवल्स के लिए क्या ठीक है, तो सारा चीज
कि 15 दिन के लिए जो सूरज की स्थिति होती है वो जानना बहुत नितांत जरूरी होता है। अदरवाइज राशिफल इज सिंपली ए जोक, तमाशा है ये, मनोविनोद है, खेल कूद है, उछल कूद है और कुछ नहीं है। अब ये आश्लेषा में ही सूरज रहेंगे, तो थोड़ा आश्लेषा के बारे में बताऊं। आश्लेषा नक्षत्र जो है ये कर्क राशि में आता है, और आश्लेषा के बारे में बहुत भ्रम है पंडितों में। ज्योतिषों में तो नहीं होगा, लेकिन पंडितों में बहुत भ्रम है। इन लोगों ने इस नक्षत्र को बदनाम कर दिया है, आश्लेषा नक्षत्र को। ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र, अब देखेंगे आकाश में इसमें 5 तारे होते हैं, 5 स्टार्स। 5 तारे जो हैं इसमें इस तरह से होते हैं, एक सर्किल में 5 तारे होते हैं इसमें। एक, दो, तीन, या यहाँ पर एक, 4, और यहाँ पर एक 5। तो 5 स्टार जो होते हैं आकाश में एक सर्किल में रहते हैं, इट इज इन सर्कुलर शेप लाइक दिस। अब अश्लेषा को विष कहा गया है, पॉइजन, तो पंडितों ने इसको सांप से जोड़ दिया, पॉइजनस स्नेक। जोड़ने में तो, तर्क बनाने में तो कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी बोल देगा। तो इस नक्षत्र को सांप की पदवी दी गई है, लेकिन न नक्षत्र कोई बुरा होता है, न राशि कोई बुरा होता है, न दिन कोई बुरा होता है, न रात बुरा होता है। ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए कब कैसा है वो आपके हिसाब से होगा। अरबों की जनसंख्या विश्व में है, तो क्या अश्लेषा नक्षत्र सबके लिए खराब हो जाएगा क्या? तो पंडित जी लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक बार इसको ढंग से समझें। इसका महत्व भी मैं बताऊंगा, कितना महत्व है इसका। अब ये चूंकि अश्लेषा सर्कल में होता है, 5 तारा होता है, उसको गोल में मिला दीजिए तो इट विल बी इन ए सर्कल। तो पंडितों ने क्या किया, सांप को गोलाकार में रख दिया। ये अपने कॉइल बना करके गेहूं सांप है जो काटने के लिए बैठा हुआ है, कोई आदमी बगल से जाएगा तो काट लेगा। तो पुरुष का यदि जन्म है तो भी बहुत क्रोधी है, स्त्री का जन्म है तब भी क्रोधी है, जबकि ये सत्य कतई नहीं है। इसमें रोग की प्रधानता है, एक्चुअली इसमें रोग की प्रधानता है। आपके शरीर में आपके भोजन आपको सूट नहीं करेंगे और आपके शरीर में विष फॉर्म करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र वालों का भोजन बहुत पवित्र और शुद्ध और साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें नमक, मिर्च और अदरक, लहसुन, मसाला कम होना चाहिए, तभी अश्लेषा नक्षत्र वाले अपने शरीर को पवित्र रख सकते हैं। ये मुख्य बात है। जैसे अश्लेषा नक्षत्र वाले यदि कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीज ज्यादा पिएंगे तो उनको बहुत तरह की समस्या हो जाएगी। पहली समस्या होगी ओबेसिटी की, मोटापा की। दूसरी समस्या होगी स्नायु की, नर्व्स की। तीसरी समस्या होगी फेफड़े की। कर्क राशि में ही होते हैं अश्लेषा, कर्क बोलते हैं छाती को। तो छाती में ब्रीदिंग में, सांस लेने में थोड़ा सा तेज चलेंगे तो सांस, लंबी लंबी सांस लेना पड़ेगा उनको।
तो शरीर के बनावट के लिए इसका विशेष महत्व है, ना कि पंडितों जी के हिसाब, पंडितों के कारण अश्लेषा नक्षत्र जो है सर्प कन्या या सर्प पुरुष होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, न शनि खराब न राहु खराब। यदि आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से यह खराब हैं तो सूरज भी खराब हो सकते हैं, गुरु भी आपके खराब हो सकते हैं। तो राहु केतु और ये सब चीज किस गली में है? इसलिए भ्रम को ना पालें और भ्रम को ना फैलाएं। सबसे बड़ी समस्या होती है, देखिए अभी शादी ब्याह का समय आने वाला है, भगवान सुप्तावस्था में है, नवंबर में उठेंगे भगवान विष्णु, उसके बाद से सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, शादी ब्याह जनेऊ जितनी चीजें हैं सब प्रारंभ भी हो जाएंगे। भगवान जैसे जागेंगे तब से सब मंगल काम होने लगेंगे। अब जब शादी में मान लिया कोई लड़का अश्लेषा नक्षत्र का आ गया और बहुत योग्य है, बिल्कुल फिट है, 100% फिट है आपके लड़की के लिए, तब भी पंडित जी बोल देंगे अरे नहीं नहीं अश्लेषा नक्षत्र का बच्चा है, ठीक नहीं है, नहीं शादी कीजिए। अब ये डिसीजन बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। यू हैव टू चेक lot of things, then only you can decide for no. या कोई लड़की अश्लेषा नक्षत्र की हो जाएगी तो अरे बाबा नहीं 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 शादी नहीं करेंगे, घर टूट जाएगा। तो पंडितों का ये भ्रम जाल है। बहुत सारे नक्षत्र हैं, अब ये अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, ये बुध के अधीन आते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये कर्क राशि में आते हैं। कर्क चंद्रमा का है, बिल्कुल ठीक है। वृश्चिक राशि में जब आएंगे तो वो बुध का जो नक्षत्र होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। मीन राशि में जो बुध का नक्षत्र आएगा वो भी बिल्कुल अच्छा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो एस्ट्रोलॉजी एज ए होल, जब तक किसी एस्ट्रोलॉजर को पूरी एस्ट्रोलॉजी ना आती हो, कृपया आप कोई भी आपके पास यदि आते हैं कि कुंडली मिला दीजिए पंडित जी, तो खाली मंगला मंगली हल्का सा नक्षत्र देख लिया और गुणा देख लिया, उसके हिसाब से ना करें। पंडित जी आपको नहीं आता है, आपको अधिकार नहीं है चीट करने का। किसी भी बच्ची या बच्चे का जिंदगी नष्ट ना करें आप। तो ये अश्लेषा नक्षत्र की ये बात है, लेकिन इसमें एक और बात मैं बता रहा हूं कि अश्लेषा नक्षत्र में 4 नवांश होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र शुरू होता है धनु नवांश से, मकर नवांश, कुंभ नवांश और मीन नवांश। अभी सूरज 3 तारीख से अश्लेषा नक्षत्र मतलब कर्क राशि में रहेंगे और धनु नवांश में रहेंगे। तो ये नवांश के बारे में जानना जरूरी है। ये नवांश जो है मैं थोड़ा बता रहा हूं। राक्षस देवता नर,
आई एम श्योर आई एम राइट। जब सूरज धनु नवांश में रहेंगे, कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र और पहला जो टुकड़ा है धनु नवांश में रहेंगे, तो ये थोड़ा कठिन भी रह सकते हैं, कारण कि ये राक्षस नवांश कहलाता है। लेकिन ये गुरु का नक्षत्र है, राशि है 9 नंबर, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में यदि 9 नंबर में जब सूरज भगवान जब आएंगे तो ये भी ठीक रिजल्ट देगा। क्या ठीक रिजल्ट देगा? तो ये धन देंगे। यदि आपका आश्लेषा नक्षत्र आपकी कुंडली के हिसाब से मित्र तारा, परम मित्र तारा, संपत्ति तारा में, इन सब चीजों में फेवरेबल जोन में आ जाता है तो धन देंगे। धनु नवांश के बाद आएंगे ये मकर नवांश में। मकर नवांश में जब आएंगे तो आपके साथ थोड़ी सी परेशानी होगी। यदि आपके मन में पाप है, छल कपट प्रपंच है, यदि आपको धोखा देने की प्रवृत्ति है, तो आपके लिए सजा का प्रावधान ईश्वर ने रखा है। अब इसको मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ कर्क लगन में और सूरज भगवान मकर राशि, मकर नवांश में है, तो जिस व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में और मकर नवांश में हुआ है, वो आदमी धोखेबाज होगा। He will be a cheater. He will not be a good person. और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है और सही पाया है, थोड़ी सी मुस्कुराने की चीज है, कि यदि किसी का जन्म कर्क राशि में, आश्लेषा नक्षत्र में और धनु नवांश में हुआ है, तो उसकी मूछें ठीक से नहीं उगती हैं या मूछें कम घनी होती हैं, या बहुत सारा केस में देखा गया है कि मूछ उगती ही नहीं है ज्यादा। दिस आई हैव चेक्ड। मैं बहुत कुछ पर्सनली जब चेक कर दिया हूं तभी मैं उसको एक्सेप्ट किया हूं। तो ये भी एक विचित्र संयोग है। टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, यदि आपको लगता है कि आदमी शुभ है या अशुभ है, कर्क लग्न और प्रथम सिंह नवांश में आश्लेषा के, आदमी तो ठीक है एंड वो धनी भी होगा, पहचान ये होगा कि उसके मूछें घनी नहीं होंगी, पतली होंगी या थोड़े केस कम होंगे, छिटपुट। ये पहचानने के लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन यदि वही व्यक्ति मकर नवांश में होगा तो ही विल बी ए चीटर, धोखेबाज होगा। तो नवांश के जरिए भी एक व्यक्तित्व का पूरा परिचय किया जा सकता है। 2700 नक्षत्र में जन्म लेने से क्या रिजल्ट होता है, आदमी के जीवन का कैसा कैरेक्टर होता है, ये दिया जाता है। कभी होगा तो 27 नक्षत्र के बारे में मैं आपको ये परिचय दे दूंगा। अब इतनी चीजें हैं कि मैं कितना दूं वाली बात हो जाती है। वही आदमी जो कर्क लग्न में जन्म लिया है, आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है, लेकिन कुंभ नवांश का है, कुंभ नवांश में जन्म लिया है, तो आदमी आजन्म रोगी रहेगा। कुछ न कुछ रोग उसको हमेशा पड़ा रहेगा। पैरों में भी कष्ट होगा, छाती में भी कष्ट होगा और न्यूरेटिक प्रॉब्लम भी उसको होंगे। ही इज ए डिजीज्ड पर्सन। देखिए कितना डीप ऋषियों ने परिकल्पना किया और अच्छे ढंग से परिकल्पना किया। तो ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं, थोड़ा सा यदि आप अध्ययन करें तभी होगा। आप 1-2 पेज या 1-2 किताब पढ़ करके चाहेंगे कि सारी चीजों को आप सत्य रूप से बता सकें,
ये सर्वथा गलत है। और यदि मीन नवांश में है, कर्क लग्न, आश्लेषा नक्षत्र और मीन नवांश में यदि है, अंतिम नवांश में है यदि आश्लेषा का, तो वो आदमी धनी होगा, ये सत्य है, लेकिन उसके चरित्र पर संदेह रहेगा। इज ए कैरेक्टरलेस पर्सन। उसको घर में बुला करके चाय पिलाने के लायक आदमी नहीं है वो। उसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो जो लोग नए सीख रहे हैं प्लीज नोट कर लीजिए, मैंने लिख दिया है धनु नवांश धनी और मूछ विहीन क्रॉस किया है यहां पर। मकर नवांश धोखेबाज, कुंभ नवांश रोगी, मीन नवांश धनी और चरित्रहीन। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जो मैं बताना चाह रहा था। कारण कि नवांश, यदि आपको नवांश के ऊपर कुछ पुस्तक मिलती है तो पढ़िए। यदि आप राशि जान गए हैं, राशियों के बारे में आपको पता हो गया है, नक्षत्र भी आप जान गए हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें 5 स्टार होते हैं और पांचों स्टार सर्कुलर में होते हैं, सर्कुलर जोन में होते हैं। पांचों स्टार के सेंटर पॉइंट को मिला दिया जाए तो एक सर्कल बन जाएगा। तो इसके पीछे बहुत कहानी है। जैसे मान लिया किसी का लग्न है, चंद्रमा के इस लग्न में है किसी का, मेरी अपनी नोट्स है जो हमने रिकॉर्ड किया था उसके हिसाब से बता रहा हूं कि यदि किसी का आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो वो आदमी कैसा होगा, या कुछ प्रसिद्ध नाम बता रहा हूं मैं। मर्लिन मनरो सिंगर और एक्ट्रेस हुआ करते थे, बहुत सारे नींद की गोलियां खा के मर गई। श्री अरविंदो महान व्यक्तित्व, पंडित जी आश्लेषा को कितना गलत बोल रहे हैं। श्री अरविंदो महान विद्वान और साधक, ईश्वर भक्त, उनका भी जन्म इसी आश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। और लॉर्ड बुद्धा भी इसी नक्षत्र के थे। तो पंडित जी क्या हक है आपको झूठा बदनाम करने का आश्लेषा नक्षत्र को। प्लीज प्लीज गलत मत बोलिए, भगवान आपको सजा देंगे। और मोहम्मद अली जो बॉक्सर हुआ करते थे, विश्वविख्यात चैंपियन, उनका भी यही नक्षत्र था, जन्म नक्षत्र, इसी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जिनका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में है, लग्न किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, किसी भी राशि में जन्म हुआ हो, लेकिन चंद्रमा यदि आश्लेषा नक्षत्र में कहीं भी कुंडली में है तो वो आदमी महात्मा गांधी जैसा विख्यात हो सकता है। तो मतलब महात्मा गांधी के भी चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में थे। और स्वामी क्रियानंद भी इसी में थे। तो ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं जो इसमें जन्म लिए थे। और इस नक्षत्र का कैरेक्टर बता रहा हूं, आश्लेषा नक्षत्र का, कि पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सक्सेसफुल, नाम जैसा बताया उसके हिसाब से समझ लीजिए। लीडरशिप की योग्यता है, लेकिन रहस्यमय पर्सनैलिटी भी होगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी के प्रति रुचि हो सकती है। और लर्नर भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं। और इनको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा हर हालत में। तो आश्लेषा नक्षत्र बहुत अच्छे भी हैं, कुछ लोगों के लिए खराब भी होते हैं। एक ब्रांड मत कर दीजिए कि खराब है या अच्छा है।
हेल्थ इशू में इसमें खास करके बार बार कहा गया है कि फूड पॉइजनिंग की बात हो सकती है। आप जो भोजन करते हैं वो अंततः विष में परिणत हो जाता है, आपके हेल्थ के लिए अनुकूल नहीं होता है। यदि आप कुछ भी खा लेते हैं, चटपट कुछ भी चीज खाते हैं, तो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम होगा ही। ओबेसिटी होगी, मोटापा हो सकता है, और आदत हो जाएगी गंदे भोजन करने की। और कुछ रोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जो मूत्राशय में या पॉटी करने की जगह में होते हैं या पेशाब करने की जगह में होते हैं, उन सब जगहों में भी कोई रोग हो सकता है। हो सकता है, होगा ही नहीं बोल रहा हूं मैं। और नर्वस डिसऑर्डर भी होगा। तो ये आश्लेषा नक्षत्र जो है, अभी जो सूरज इसमें आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं, बहुत क्वालिटी है। और इसको डायरी के पन्ने गिर गए। तो मैं चाहूंगा कि इसको आपके लिए आश्लेषा नक्षत्र शुभ है या अशुभ है, नक्षत्र सिद्धांत से समझ लीजिए। उस दिन भी हमने कहा था कि देखिए समय बहुत लग जाता है, इतना समझाना संभव नहीं है, लेकिन लोग नक्षत्र सिद्धांत समझे नहीं है। जो हमको समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग जो नए नए आए हैं अभी भी नहीं समझे। हम तो मैकेनिकल वे में बोलते हैं, उसको समझ लीजिए, बिल्कुल मैकेनिकल वे में। सबसे पहले आप एक गोल बनाइए ऐसा, और यहां पर दाग दीजिए ऐसा। इसको लिखिए टी, टारगेट। सूरज किस नक्षत्र में रहेंगे? आश्लेषा में। तो यहां लिखिए आश्लेषा। आपको जिस ग्रह के बारे में जानना हो, वो ग्रह किस नक्षत्र में है, ये टी के ऊपर में लिख दीजिए। उस ग्रह के बारे में आप जान जाएंगे। और आश्लेषा के स्वामी होते हैं बुध। बुध को नीचे लिख दीजिए ऐसे। अब ऐसे शुरू कीजिए इस गोल को। इसके 9 टुकड़े करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा यहां पर 2 कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टुकड़े कर दिए हमने। तो यहाँ पर होगा, हमको 9 टुकड़ा करना चाहिए। यहाँ पर होगा, यह आश्लेषा नक्षत्र क्या हुआ? सूरज का जन्म नक्षत्र हुआ। जन्म नक्षत्र जिसमें सूरज है, आश्लेषा में है। तो इसको हम 9 टुकड़े में काटेंगे। दिस इज 1, 2, this is 2, this is 1, this is 3, यहाँ पर करते हैं 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 9। मतलब इस गोलाकार सर्किल को हमने 9 टुकड़े में बांटा। तो पहला ये जन्म तारा कहलाता है, जिसमें सूरज आश्लेषा नक्षत्र में है। तो सूरज का जन्म तारा क्या है? आश्लेषा। तो टी के पास हमने आश्लेषा लिख दिया। एकदम मैकेनिकल जैसा मैं कर रहा हूं, आप भी वैसे करें। अब आश्लेषा या जन्म नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र होगा संपद। जन्म तारा, और ये हो गया संपद तारा। तीसरा होगा विपद तारा। चौथा होगा क्षेमा तारा। पांचवा होगा प्रत्यारी तारा।
छठा होगा साधक तारा, सक्सेस तारा। सातवां होगा बध तारा, डेथ स्टार। आठवां होगा मित्र तारा। नौवां होगा परम मित्र तारा। देखिए एकदम सिंपल से मैं बोल रहा हूँ, सूरज आज अश्लेषा नक्षत्र में है और ये 15 दिन रहेंगे या 14 दिन रहेंगे। तो हमने लिखा सूरज का नक्षत्र, यहाँ पर सूरज। मंगल के में जानना होगा तो मंगल किस नक्षत्र में, उसके हिसाब से जानेंगे। तो सूरज के नक्षत्र के हिसाब से ये जन्म तारा हुआ, जन्म। जन्म के बाद होता है संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। इसको आप परमानेंट मार्क कर दीजिए, आप अपने रजिस्टर के एक बड़े हिस्से में इसको ऐसा बना लीजिए और ऐसे ही लिखे, ये जन्म तारा, इस टी को जन्म तारा बोलिए, लिखिए जन्म तारा। नेक्स्ट को संपद, विपद, क्षेमा तारा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। इतना तो कर लीजिए श्रीमान जी, कंफ्यूजन मत होइए, जो मैं बोल रहा हूं बस वही कीजिए आप। फिर ये बुध, ये आश्लेषा नक्षत्र किसका? तो बुध का। तो इसके नीचे, टी के नीचे लिख देंगे बुध। अब हम लोग ऐसे चलेंगे, भीतर में जब चलना है तो हम लोग ऐसे चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। ऐसे ऊपर वाला सर्किल में हम लोग बाहर से ऐसे किए, अब सर्किल के भीतर हम लोग ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो बुध के बाद केतु आते हैं, ये विषुवती दशा के हिसाब से लिखे। बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूरज, उसके बाद चंद्रमा, मंगल, तो ये राहु, और बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और ये गुरु। आप इसको, जिस नक्षत्र को आप चेक कर रहे हैं, यदि सूरज को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी सूरज अश्लेषा में है। मान लिया अब राहु को चेक करना चाहते हैं, तो राहु अभी जिस डिग्री में है वो कौन सा नक्षत्र पड़ता है, तो आपको मालूम हो जाए कि राहु अभी किस नक्षत्र में है। तो जन्म के ऊपर में टी पर लिख दीजिए वो जो नक्षत्र पड़ेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना। जैसे किसी का नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जन्म है, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, तो शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र के सामने में क्या लिखा हुआ है? मित्र तारा। तो ये शुभ है उनके लिए, सिंपल। मान लिया किसी का राहु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, सॉरी, ये सतभिषा, आद्रा, स्वाति। तो राहु के नक्षत्र में, तो राहु के नक्षत्र के सामने में लिखा हुआ है विपद। तो ये 15 दिन जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है उनके लिए शुभ नहीं है, 14 दिन शुभ नहीं रहेगा। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए भी ये 14 दिन प्रत्यारी तारा में पड़ेगा, शुभ नहीं होगा। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका,
उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा आपके लिए बुधतारा में पड़ता है, आपको सूट नहीं करेगा। और बुध के ही 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, शक्ति, संपन्नता सब कुछ आपको मिलेगी। स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, भोजन आपको सात्विक करना ही पड़ेगा, तो आपके 14 दिन बढ़िया से जाएंगे। जन्म तारा में शरीर पर संकट आता है, हेल्थ गिरता है, हेल्थ डाउन होता है, शरीर क्लांत हो जाता है, हार्ट के फंक्शन थोड़े वीक हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे सबको ही चेक कर लीजिए। मैं पिछले दिन भी इसके बारे में बताया था, आज भी सूरत के बारे में मैंने बताया। आज यहीं तक। इति शुभम। दो दिनाग्य जोहार।